नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। देश के वरिष्ठतम नेता, हमारे मार्गदर्शक और सिंधु गौरव परम आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की घोषणा अत्यंत सुखद और आनंददायी है। आजादी के बाद देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी जी की अहम भूमिका रही है। आडवाणी जी राजनीति में शुचिता के जीवंत उदाहरण है। आडवाणी जी को भारत रत्न घोषित करने के लिए आहूजा न्यूज़ परिवार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद एवं तथा आडवाणी जी के स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना है। आहूजा न्यूज़ चैनल के प्रधान संपादक मनोज आहूजा द्वारा आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जाहिर की। इस मुद्दे पर फैसला करते हुए कि क्या खून से सने हथियार की संदिग्ध एकमात्र बरामदगी दोषसिद्धि का आधार बन सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए नकारात्मक रुख अपनाया कि खून से सने हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती है, जब तक कि वह आरोपी द्वारा मृतक की हत्या से जुड़ा न हो। उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट के सहमत निष्कर्षों को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति बी आर की पीठ ने गवई और संदीप मेहता ने कहा कि किसी आरोपी को संदेह के आधार पर तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि आरोपी के अपराध को साबित करने वाला कोई पुष्ट साक्ष्य न मिल जाए। ये स्थापित कानून है कि संदेह, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत की जगह नहीं ले सकता। किसी आरोपी को संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो। किसी आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह उचित संदेह से परे दोषी साबित न हो जाए। संक्षेप में, यह अभियोजन पक्ष का मामला था कि आरोपी ने 2009 में मृतक पर खंजर से वार करके हत्या का अपराध किया था और फिर अन्य आरोपी व्यक्तियों की मदद से शरीर को कंबल में लपेट दिया था। आरोपी की निशानदेही पर कुछ बरामदगी की गई, जिससे पता चलता है कि खंजर पर मानव खून की मौजूदगी थी, जिसे आरोपी की निशानदेही पर बरामद किया गया था। हालांकि अभियोजन उचित आधार से परे ये साबित करने में सफल नहीं हो सका कि खंजर पर खून के धब्बे आरोपी के थे। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को इस आधार पर दोषी ठहराया कि घटनास्थल से बरामद कंबल के टुकड़े और वह स्थान जहां बाद में शव को जलाने के लिए ले जाया गया था, आरोपी के समान पाए गए। उच्च न्यायालय ने आरोपी की सजा की पुष्टि करते हुए कहा कि जब सीआरपीसी की धारा 313 के तहत सवाल पूछे गए तो आरोपी स्पष्टीकरण देने में विफल रहा। उसकी निशानदेही पर विभिन्न सामानों की बरामदगी के संबंध में और एफएसएल रिपोर्ट के संबंध में भी अभियुक्त ने अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए एकमात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार करने के आधार पर दोषसिद्धि को चुनौती दी है। अभियुक्त की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा की गई संदिग्ध बरामदगी के बहाने कोई भी दोषसिद्धि टिक नहीं सकती है, यानी अभियोजन पक्ष उचित आधार से परे अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने में विफल रहा है। रिकॉर्ड पर रखे गए भौतिक सबूतों पर गौर करने के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों के टुकड़े, खासकर एफएसएल रिपोर्ट को खारिज कर दिया। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार खंजर पर पाए गए खून के धब्बे मानव रक्त के थे। हालांकि एफएसएल रिपोर्ट से यह पता नहीं चलता कि खंजर पर मिला खून मृतक के ब्लड ग्रुप का था। हालांकि जैसा कि पहले ही यहां बताया गया है, उक्त वसूली भी एक खुली जगह से होती है जो सभी के लिए सुलभ होती है। किसी भी मामले में खंजर पर पाया गया खून मृतक के रक्त समूह से मेल नहीं खाता है, अदालत ने कहा। अदालत ने कहा कि खून से सने हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती, जब तक कि वह आरोपी द्वारा मृतक की हत्या से जुड़ी न हो। इस प्रकार हम पाते हैं कि केवल खून से सने हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे मामले को साबित करने के अपने बोझ का निर्वहन कर दिया है। अदालत के मुताबिक अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को साबित करने में विफल रहा है। जैसा कि यहां पहले ही चर्चा की जा चुकी है, केवल संदेह के आधार पर दोषसिद्धि मान्य नहीं होगी। अभियोजन पक्ष का ये कर्तव्य है कि वह सभी उचित संदेहों से परे ये साबित करे कि केवल अभियुक्त और अकेले अभियुक्त ने ही अपराध किया है।
हमने पाया कि अभियोजन पक्ष ऐसा करने में पूरी तरह से विफल रहा है। आरोपी सीआरपीसी की धारा 313 के तहत कोई भी स्पष्टीकरण देने में विफल रहा। पीसी दोषसिद्धि तक नहीं पहुंचाया जा सका। उच्च न्यायालय ने भी आरोपी की सजा को इस आधार पर बरकरार रखा है कि जब आरोपी से सवाल पूछे गए तो वह सवालों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से असहमति जताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्त की गैर स्पष्टीकरण या गलत व्याख्या परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय इस मूल सिद्धांत की सराहना करने में विफल रहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद ही आरोपी के गलत स्पष्टीकरण या गलत व्याख्या परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय इस मूल सिद्धांत की सराहना करने में विफल रहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद ही आरोपी के गलत स्पष्टीकरण या गैर स्पष्टीकरण पर विचार किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अन्य सिद्ध परिस्थितियों के आधार पर पहले ही आ चुके अपराध के निष्कर्ष को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। तदनुसार अपील की अनुमति देते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है। मामले का विवरण राजा नायकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। भाजपा मसूदा मंडल की गांव चलो अभियान की कार्यशाला विधानसभा विधायक माननीय वीरेंद्र सिंह कानावत के मुख्य अतिथि व मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में संपन्न अतिथियों द्वारा भारत माता एवं पंडित दीनदयाल जी के चित्रों पर दीप प्रज्वलित व मालार्पण कर किया। कार्यशाला का शुभारंभ कार्यशाला में उपस्थित सभी अतिथियों व प्रवासियों का मसूदा संयोजक हरि सिंह राठौड़ व मंडल सह संयोजक लादू सिंह द्वारा पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यशाला में सभी वक्ताओं ने मोदी सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मंडल के सभी 54 बूथों पर 54 प्रवासी नियुक्त किए। हर बूथ पर प्रवासी जाकर मोदी सरकार की जन कल्याण की योजनाओं का प्रसार प्रचार करेगा व 11 करणीय कार्य को पूरा करेगा। कार्यशाला में उपस्थित सभी अतिथियों व प्रवासियों का मंडल अध्यक्ष ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री मनोज जैथलिया ने किया। कार्यशाला में खुमान सिंह राठौड़, विजय सिंह धोलादाता, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनीष जोशी, एससी मोर्चा मंडल जसराज पवार, राजेश कुमार खेरालिया, रजनीश मेरतिया, सुखदेव सिंह रावत, रामलाल भील, महेंद्र सिंह रावत, प्रमोद माली, जितेंद्र सैनी, महिपाल चौधरी, सांवरलाल गुर्जर, रामदेव सिंह रावत, कमलेश चौधरी, ईश्वर गुर्जर, जगदीश सिंह, रघुवीर सिंह रावत, जय सिंह रावत, सत्यनारायण छिपा, राजेंद्र खंडेलवाल, सोहन सिंह रावत, गोविंद राम गुर्जर, रवि सिंह चौहान, मनोहर सिंह चौहान, मंद्रू गुर्जर, नारायण लाल तेली, शिवराज गुर्जर, गणेश लाल गुर्जर, पूनम सिंह मेहरात, भूम सिंह चौहान, रतन लाल भील, भावर लाल गुर्जर, कल्याण सिंह रावत, देवी सिंह आदि कार्यकर्ता व अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही एसटी मोर्चा मंडल अध्यक्ष मसूदा के पद पर रतनलाल भील मसूदा निवासी को मनोनीत किया। कस्बे में शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के सम्मान से नवाजे जाने की घोषणा पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरेश मामनानी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ भाजपा नेता को भारत रत्न का सम्मान मिलना करोड़ों देशवासियों की राष्ट्रनिष्ठा का सम्मान है। इससे देशवासियों का राष्ट्र के प्रति अपार निष्ठा बनी रहेगी। पंचायत समिति प्रधान संपत राज लोढ़ा, भाजपा जिला देहात उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, पूज्य झूलेलाल सिंधी पंचायत के अध्यक्ष राजेश तेजवानी, श्री सनातन धर्म मंडल अध्यक्ष शंकर मेवाड़ा, पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश भट्ट, राकेश शर्मा, तारा प्रकाश जोशी, राजेंद्र खींची, पेंशन समाज के अध्यक्ष सुरेश कुमार जोशी, लीलाराम वरियानी, श्यामलाल नामवानी, बंशीलाल नामवानी, विकास टेकवानी, ट्यूमल मोतियानी, किशन मोतियानी, विमलेश मामनानी, रामसुख गुर्जर, ताराचंद मेवाड़ा, दीपक तिवारी, मनोज दोसाया, ऋषिकेश दोसाया, नरेंद्र गोहिल, संजय लोढ़ा, रामधन प्रजापत, अभिषेक तिवारी सहित अनेक लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के सम्मान के लिए खुशी प्रकट की।
भगवान सत्यनारायण की नगरी के निवासी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भिनय खंड से खंड कार्यवाह श्री किशन गोपाल परिहार सह खंड कार्यवाह श्री श्रवण लाल गुर्जर एवं खंड बौद्धिक प्रमुख श्री रूप सिंह राठौर शनिवार को अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विशेष ट्रेन से रवाना हुए, जिसमें पूरे ब्यावर जिले से 250 स्वयंसेवकों ने विजयनगर से प्रस्थान किया है। इस मौके पर कस्बेवासियों ने तीनों यात्रियों को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया तथा यात्रा में भाग लेने वाले सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की यात्रा मंगलमय होने की शुभकामनाएं देते हुए खुशी जाहिर की। श्री श्री यादे माता जयंती व प्रतिभा सम्मान समारोह 11 फरवरी को प्रजापति समाज सकिल बांदनवाड़ा की बैठक श्री नाथूलाल लुनिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसने 11 फरवरी को भव्य शोभायात्रा कलश यात्रा के साथ प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। महामंत्री शिव प्रकाश लुनिया ने बताया कि समारोह में मसूदा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जी कानावत मुख्य अतिथि होंगे, जिसमें सकिल बांदनवाड़ा के 10 गांवों की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में रामराज, सुरेश लुनिया, जितेंद्र, दिलखुश, सांवरलाल, नौरत, सत्यनारायण, मुकेश, प्रभुलाल, गोपाल, धनराज सहित सकिल के समाज बंधु उपस्थित रहे। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता को शनिवार को महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। राजेंद्र प्रसाद के एडवोकेट जनरल बनने के बाद कई अधिवक्ताओं ने उनके कार्यक्रम पहुंचकर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजेंद्र प्रसाद को महाधिवक्ता बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजभवन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने राजभवन को राजेंद्र प्रसाद को महाधिवक्ता बनाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे शनिवार को मंजूर कर लिया है। राजेंद्र प्रसाद वसुंधरा सरकार के समय अतिरिक्त महाधिवक्ता आग रह चुके हैं। वे जनवरी 2014 से जनवरी 2019 तक इस पद पर रहे। वकालत के क्षेत्र में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा मानी जाती है और 1985 से हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के एकेडमिक मेंबर हैं। उन्होंने LLB के साथ CA भी किया है। राजेंद्र प्रसाद मूल रूप से नागौर जिले में परबतसर के पास रिड़ गांव के रहने वाले हैं। उनका जन्म 4 जून 1962 को हुआ था। स्कूली शिक्षा गांव से पूरी करने के बाद 1981 में B.Com की डिग्री ली। इसके बाद 1985 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से LLB कर साल 1986 में CA की उपाधि ली थी। उनकी नियुक्ति के बाद पैतृक गांव में भी खुशी का माहौल है। गांव में लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया है। सरकार बनने के 1.5 महीने बाद तक भी महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी। सरकार बनने के 49 दिन बाद महाधिवक्ता की नियुक्ति हुई है। महाधिवक्ता नियुक्ति में देरी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी। महाधिवक्ता नियुक्ति में हुई देरी को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब महाधिवक्ता की नियुक्ति में इतनी देरी हुई है। हाईकोर्ट ने देरी पर जवाब भी मांगा था। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद अब महाधिवक्ता की नियुक्ति हुई है। इसके साथ ही अब अतिरिक्त महाधिवक्ता और PP, APP की नियुक्तियां होंगी। महाधिवक्ता की नियुक्ति के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति होना बाकी है। इसके अलावा लोअर कोर्ट में पैरवी के लिए बड़ी संख्या में पब्लिक प्रोसिक्यूटर PP और APP की नियुक्ति भी होनी है, जिसके लिए भी वैकेंसी जारी हो चुकी है। सरकार बदलने के बाद इन सब पदों पर नए सिरे से नियुक्तियां होनी है। शहर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी रोड ब्यावर में PM श्री योजना के तहत शनिवार को नो बेग डे के दिवस पर कौशल विकास मेले का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा कृपलानी ने व्यावसायिक शिक्षा का महत्व, उपयोगिता तथा रोजगार के अवसरों पर चर्चा की, साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण घटक 21वीं सदी के कौशलों के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए अध्ययन के साथ कौशल विकसित करने एवं शिक्षा द्वारा उसके समुचित अवसर प्रदान करने पर जोर दिया। हुनर है तो कद्र है, इस पंक्ति की व्याख्या करते हुए सभी छात्राओं को डॉक्टर कृपलानी द्वारा अपनी आंतरिक क्षमताओं, रुचि, अभिरुचि एवं उपलब्ध वातावरण एवं परिस्थितियों का भरपूर उपयोग करने तथा अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करने, अवसरों का समुचित उपयोग करने की प्रेरणा दी।
इस मेले में प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा कृपलानी द्वारा अनेक एक्सपर्ट को बुलाकर उनकी वार्ता करवाई गई और बच्चों को लाइव डेमो देकर कार्यक्रम दिखाया गया। इसके तहत आशा चौहान ने अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बनाना, चॉकलेट बनाना और फ्लावर्स बनाना सिखाया। इसके तहत ही किरण पांचाल ने सिलाई संबंधी कार्य कैसे किया जाता है, बटन कैसे लगाए जाते हैं, तो तुरपाई कैसे की जाती है। उर्मिला चौहान ने ब्यूटी पार्लर संबंधी कार्य जैसे कि मेकअप करना, दुल्हन को कैसे सजाया जाता है। साथ ही कृषि विशेषज्ञ गोपाल जी द्वारा पेड़ पौधों के बारे में छात्राओं को जानकारी प्रदान की और श्रुति प्रजापति ने मिनी गार्डन और प्लांटेशन संबंधी जानकारी दी तथा पौधों की कैसे देखभाल की जाए और अपने घर को छोटे छोटे पौधे लगाकर के कैसे स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर बनाया जाए। ऐश्वर्या जी ने बंधनवार और पैकिंग संबंधी जानकारी दी। इसी कार्यक्रम के अगले चरण में माधुरी गुप्ता ने आर्ट ऑफ क्राफ्ट की जानकारी दी। पूरे दिन सभी छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया तथा भविष्य में अपने जीवन में उतारने की सीख ली। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। कार्यक्रम की प्रभारी राजकुमारी भंडारी तथा कार्यक्रम विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा कृपलानी की देखरेख में हुआ। कृपलानी ने सभी को धन्यवाद दिया एवं आगे भी समस्त विशेषज्ञों को विद्यालय में आकर ऐसा ही सहयोग प्रदान करने के लिए अपील की। उपखंड अधिकारी मसूदा भरत राज गुर्जर ने आज दिनांक 3 फरवरी 2024 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केलू का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मनीष गहलोत एवं नर्सिंग कर्मी सीमा शर्मा मौके पर अनुपस्थित मिले। अनुपस्थित कार्मिकों को उपखंड अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। उपखंड अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान राज्य सरकार की निःशुल्क दवा योजना एवं आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना एवं अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित मरीजों से भी बातचीत की एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की साफ सफाई का निरीक्षण किया एवं मौके पर उपस्थित कार्मिकों को सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।